नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी यूनिट चल रही है ऑपरेटर फॉर्मूलिज्म। तो ऑपरेटर फॉर्मूलिज्म के अंतर्गत मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक कराया था वो ऑपरेटर एलजेब्रा का था। उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने बताया था आपको टेलीग्राम चैनल पर, है ना, आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं और PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना वेव फंक्शन, तरंग फलन। तो जो इसकी भूमिका मैं बता देता हूं, आपको पता भी है। आपको पता है सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि साल 1900 में जो जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी, है ना, क्वांटम थ्योरी या फोटोन थ्योरी। तो उसके अंतर्गत जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है और बंडल्स के रूप में आती है, और उस एक पैकेट की एनर्जी होती है E बराबर h न्यू। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और h होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.64 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। तो इस जैसे जो गुण फोटोन के होते हैं वही बाद में डी ब्रोगली ने बताया। और मैं आपको बता दूं, फोटोन की जो वो तरंग दैर्ध्य होती है जिसे आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा बराबर h/mv होती है या h/p होती है, सब जानते हो ना ये बेसिक। तो बाद में डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो मैटर पार्टिकल होते हैं, द्रव्य है ना, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके साथ भी एक वेव चलती है ना, एक तरंग संचरित होती है, और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा बराबर h/mv होती है, ठीक है। तो ये सब है ना, इन वेव को जो पदार्थ के कणों के साथ चलती है, मैटर पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती है, उन वेव्स को क्या कहते हैं, मैटर वेव्स, ठीक है। इतना सबको पता होगा। तो मैटर वेव के बारे में आगे जब चली बातें तो बाद में एक वैज्ञानिक आए, श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर ने बताया कि मैटर पार्टिकल के साथ कोई सिंगल वेव नहीं चलती बल्कि वेव्स का ग्रुप चलता है पूरा, ठीक है, और उन्हें मैटर वेव्स कहा जाता है या ग्रुप ऑफ मैटर वेव्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैटर वेव्स के बारे में, है ना, डीपली जानने के लिए उन्होंने एक फंक्शन बताया कि इस फंक्शन की हेल्प से आप जान सकते हैं मैटर वेव्स के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में, उनके स्पिन के बारे में, है ना, उनके वेलोसिटी के बारे में, उनके मोमेंटम के बारे में, है ना। तो इस तरीके से एक नया फंक्शन था जिसे क्या नाम दिया गया, वेव फंक्शन, क्योंकि वो वेव के बारे में बताता है। कौन सी वेव के बारे में? मैटर वेव्स के बारे में, जो डी ब्रोगली ने बताया था कि वेव चलती हैं। उसी को आगे श्रोडिंगर ने बताया कि मैटर पार्टिकल्स के साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती हैं जिन्हें मैटर वेव्स कहा जाता है। उन वेव्स के बिहेवियर को समझने के लिए एक फंक्शन की आवश्यकता है जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, वेव फंक्शन, और उसे किससे डिनोट करते हैं, साई से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये। देखो एक बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 12th में पढ़ा है आपने, इस तरीके से होता है ना। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं, और एक तरफ होते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों ही टाइम के साथ साथ वेरी करते हैं। ये एक्स एक्सिस है जिस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना, ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के, है ना, केस में, उस स्थिति में, उनके संबंध में, है ना, क्या क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बदलते रहते हैं। ये बात क्लियर है ना। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली क्वांटिटी विच वेरीज इन केस ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स के केस में जो क्वांटिटी बदलती रहती है ना, उस क्वांटिटी को क्या नाम दिया गया, वेव फंक्शन, ठीक है, समझ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक उसी प्रकार मैटर वेव्स के केस में जो क्वांटिटी बदलती है उसे क्या नाम दिया गया, वेव फंक्शन, और उसे किससे डिनोट किया गया, साई से डिनोट किया गया, ठीक है। तो वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फॉर्म, वेव फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। किस बात की मैथमेटिकल फॉर्म है, तो किस बात की है, क्वांटम स्टेट की, है ना, क्वांटम स्टेट, है ना, स्टेट माने अवस्था, क्वांटम अवस्था। किसकी क्वांटम अवस्था,
किसी पार्टिकल की, ठीक है। तो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फॉर्म है किसी पार्टिकल की क्वांटम अवस्था की, क्वांटम स्टेट की, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये जो वेव फंक्शन है ये फंक्शन होता है टाइम का, है ना, पोजीशन का, मोमेंटम का और स्पिन का। तो इस तरीके से किसी पार्टिकल की क्वांटम स्टेट को समझने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है कि कोई पार्टिकल किसी टाइम कहाँ पर है ना, किस टाइम पर किस पोजीशन पर है, उसका मोमेंटम क्या है, उसका स्पिन क्या है, ये सब बातें समझने के लिए, है ना, यानी इन सब बातों को समझना ही क्वांटम स्टेट को समझना हो जाएगा पार्टिकल की। तो पार्टिकल की क्वांटम स्टेट को समझने के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिकल फॉर्म में। उस फंक्शन को ही क्या नाम दिया जाता है? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन समझ में आ रहा है क्या है? और श्रोडिंगर ने बताया कि वेव फंक्शन होता क्या है, तो लिखा है श्रोडिंगर गेव ए डिफरेंशियल इक्वेशन। श्रोडिंगर ने डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, किसके लिए? मैटर वेव्स के लिए, एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। पार्टिकल के साथ जो मैटर वेव्स चलती हैं, संचरित होती हैं, एसोसिएट होती हैं, है ना, उनसे रिलेटेड श्रोडिंगर ने डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। श्रोडिंगर की इक्वेशन तो बहुत फेमस है, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं आप। एंड डेस्क्राइब्ड, और श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, देयर मोशन, है ना, मैटर वेव्स की मोशन के बारे में बताया। जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है वो सेम सेंस देती है इन द क्वांटम मैकेनिक्स एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इस बात को कहने का अर्थ सीधा सा इतना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है उसका वही स्थान है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के सेकंड लॉ का है, ठीक है। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ किस पे अप्लाई होते हैं? जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े पिंड होते हैं, है ना, उन बॉडी पर अप्लाई होती है, होता है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक इसी प्रकार जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आँख से दिखाई नहीं देते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब पर जो अप्लाई होने वाली इक्वेशन है वो श्रोडिंगर की इक्वेशन है, और दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं। एक क्लासिकल फिजिक्स में है तो दूसरी कहाँ पर है? क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। क्लियर हो गया? और श्रोडिंगर के अनुसार जो वेव फंक्शन होता है फ्रीली मूविंग पार्टिकल, है ना, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए पार्टिकल के लिए वो क्या होता है? मैंने बताया वेव फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं, और वेक्टर आर और टी ब्रैकेट में क्यों है? ये पोजीशन को बताता है। वेक्टर आर का मतलब एक्स वाई जेड, है ना, यानी ये पोजीशन को बताता है और ये टाइम को बताता है। तो बताया ना, साई किसका फंक्शन है? पोजीशन और टाइम का। तो साई आर टी, साई वेक्टर आर टी बराबर क्या होता है? ए ई की पावर, है ना, आई अपॉन एच कट, इंटू में है वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर माइनस ई इंटू टी, ठीक है। तो जो एच कट है वो आप जानते होंगे, एच अपॉन 2 पाई होता है, इसे एच कट बोलते हैं, एच अपॉन 2 पाई होता है। और ये क्या है? रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं, मैंने बताई शुरुआत में, 6.64 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। 2 पाई से उसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एच कट की, ठीक है। इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट। आगे देखो वेयर करके, ए क्या है? ए क्या है भैया? ए होता है एम्पलीट्यूड, किसका? पार्टिकल का, कण का, क्या बोलते हैं? आयाम। वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर है, किसका? पार्टिकल का। वेक्टर पी क्या है? तो ये है मोमेंटम, संवेग, किसका? पार्टिकल का, कण का। ई क्या है? ये आप जानते हैं एनर्जी है, किसकी? पार्टिकल की, कण की। वेक्टर क्यों नहीं लगा? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। टी क्या है? टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से वेव फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको इतना करके आना है, ठीक है। अब इसी की सहायता से हम एक ऑपरेटर कर लेते हैं जिसका नाम है एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालें? एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर या किसी भी ऑपरेटर जो मैं अब कराऊंगा, उन्हें समझने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इसकी, ये जो इक्वेशन मैंने नीचे लिखी है जिसे वेव फंक्शन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव फंक्शन कितना होता है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखो। ठीक है, हेडिंग क्या डालूं? एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर ई कैप लिख सकते हो, है ना, या ई ऑपरेटर भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा मिल सकता है, ठीक है।
तो इसमें देखो यहाँ से स्टार्टिंग कर लो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर के अनुसार, है ना, क्या है ये, वेव फंक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर के अनुसार वेव फंक्शन फॉर ए फ्रीली मूविंग पार्टिकल, ये होता है, ठीक है। बस यहाँ पे बॉक्स मत लगाना, ये होता है वेव फंक्शन, ये याद रखना है ना। और वेयर करके वो सारा बता देना, सारा बताना पड़ेगा ना, कि ए क्या है, एच कट क्या है, टी क्या है, पी क्या है ना, सब कुछ। तो बिल्कुल यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। हेडिंग डालना, हेडिंग डाल के, है ना, ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। वेयर तो यहीं है, तो यहाँ से भी वेयर हटा दो। तो पहले ये फिर ये, ठीक है, बल्कि ये हटाओ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ये जो है इसे आप डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो है ना, पार्शियल डिफरेंशियल कर दो टी के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो क्या आएगा, डेल साई अपॉन डेल टी, यह आ जाएगा ए, ई की पावर का वही रहता है जो होता है आई अपॉन एच कट, है ना, वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर माइनस ई टी। लेकिन ई की पावर का तो वही रहा, लेकिन इसका भी तो करोगे सारे का। तो जब इसका करोगे तो आई अपॉन एच कट तो बाहर रहेगा और इसका 0 हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल है, ई ऐसे रहेगा, टी का 1 हो जाएगा। समझे, पार्शियल डिफरेंशियल कर देना, तो डेल साई अपॉन डेल टी। तो देखो ये क्या है सारा, ये सारा तो ये रहा इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से, इसकी वैल्यू रख दो, क्या है साई, तो यहाँ जाएगा साई, और माइनस शुरुआत में लिख लो, और आई अपॉन एच कट, और यहाँ पे ई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू कहाँ से रखी बता दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। अब देखो ये इधर ले जाओ माइनस वगैरह, तो माइनस का एच कट अपॉन आई इधर आ गया, और ये है इधर डेल साई अपॉन डेल टी। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ साई ई, ठीक है। या ई साई कर दो, ऐसे कर लो, और तो कुछ नहीं बचे। माइनस का आई अपॉन एच कट इधर ले गए, तो इसे आप चाहो तो बॉक्स बंद कर सकते हो इसे भी। और यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो एनर्जी ऑपरेटर क्या आ जाएगा, यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो एनर्जी ऑपरेटर। देखो ई साई पता क्यों लिखा, मान लो एनर्जी ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, तो ऑपरेटर को तो फंक्शन से पहले लिखा जाता है ना, लिखवाया था ना इस तरीके से। तो ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, तो फंक्शन हटा दो, इधर से फंक्शन हटा दो, तो एनर्जी ऑपरेटर ये आ जाएगा। तो एनर्जी ऑपरेटर क्या आएगा, ई कैप से डिनोट कर लो जब ऑपरेटर है, तो बताओ क्या आएगा, माइनस का, बल्कि इसमें भी थोड़ा सा ना करना चाहो कर सकते हो, 1-2 लाइन और बढ़ा लो, नीचे से मैं रफ कर देता हूँ, या तो यहीं छोड़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो इसमें भी ना माइनस की जगह आई स्क्वायर पुट कर सकते हो। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, पता है ना, इतना तो सभी को पता होगा। -1 की जगह आई स्क्वायर रख दिया तो आई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आई कैप, आई बस, है ना, एच कट डेल साई अपॉन डेल टी बराबर ई साई। इसे कर दो बॉक्स में, चाहे इसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ले लो एनर्जी ऑपरेटर, बताओ यहाँ से क्या आएगा, बताओ, ठीक है। ई कैप लिख दूंगा क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर है, और बस साई को छोड़ दो इधर, तो आई
एच कट डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, यही क्या है, एनर्जी ऑपरेटर। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर लोगे ना। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी ऑपरेटर करा दिया है। अब आगे के लेक्चर में आगे के ऑपरेटर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। आगे के ऑपरेटर्स है ना और भी अच्छे समझ में आएंगे, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। नोट्स मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।